हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स वाटिका में। दोस्तों मैं हूं रुपेश यादव और इस वीडियो में हम लोग मैथमेटिक्स के कुछ वैसे क्वेश्चन को देखने वाले हैं जो कि अक्सर आपके एग्जाम में रिपीट करता है। इससे पहले भी हमने इस सीरीज के 24 वीडियो को ऑलरेडी अपलोड कर रखा है। अगर आपने अब तक उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो उसे भी जरूर देखें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कंप्लीट वीडियो का प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा। तो आइए आज के सेट की हम लोग शुरुआत करते हैं। आज भी हम लोग 10 ही क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन इन 10 क्वेश्चन के माध्यम से बहुत सारे कॉन्सेप्ट को हम लोग सीखेंगे। पहला क्वेश्चन देख लीजिए आपके सामने है, जो कि मेंसुरेशन टॉपिक से है। बोला गया है कि एक घन के किनारों की लंबाई का योग एक वर्ग के परिमाप के 8वें हिस्से के बराबर। घन के किनारों के लंबाई का योग वर्ग के परिमाप के 8वें हिस्से के बराबर यदि घन का आयतन का अंकीय मान, यानी घन के आयतन का जो वैल्यू है वह वर्ग के क्षेत्रफल के अंकीय मान के बराबर। कहने का मतलब है कि घन का जो आयतन है ना, जो घन का आयतन है वह वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। तो बोला है कि घन के कोर की लंबाई कितना होगा। घन का कोर बोले, किनारा बोले, भुजा बोले, सब एक ही होता है। जैसे मान लीजिए कि अगर हम घन बनाएं, कुछ इस तरीके से आपका घन बनता है, ठीक है। घन एक आपका 3D आकृति है, ऐसा होता है। इसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब आपका बराबर होता है। ये आपका घन है। अब इसमें अगर किनारों की बात की जाए ना, तो ऐसा इसको हम लोग किनारा बोलते हैं। तो ऐसा वाला कुल मिला के देख लीजिए कितना भुजा इसमें होगा। कुल मिला के 12 किनारा होता है। घन में किनारों का संख्या कितना होता है? 12 किनारा होता है। यहाँ पे हम प्रत्येक किनारा का, घन के प्रत्येक किनारा का माप कैपिटल ए ले लेते हैं, ठीक है। और जो वर्ग है हमारा, वर्ग तो इस तरह से होता है, चारों भुजा बराबर। वर्ग के प्रत्येक भुजा का माप स्मॉल ए ले लेते हैं, ठीक है। घन के प्रत्येक भुजा का मान कैपिटल ए, या प्रत्येक किनारा का मान, भुजा किनारा सब एक ही होता है, कैपिटल ए। और वर्ग के प्रत्येक भुजा का मान स्मॉल ए ले लिए। बोला है घन के किनारों के लंबाई का योग, तो कुल मिला के कितना किनारा होगा? 12 किनारा। तो योग कितना हो जाएगा? 12 ए हो जाएगा। यह हो गया घन के प्रत्येक किनारों का योग, सभी किनारों का योग। प्रत्येक किनारे का माप ए, तो कुल मिला के ऐसा 12 किनारा होगा, तो 12 ए हो जाएगा। यह जो है वह वर्ग के परिमाप के 8वें हिस्सा। तो वर्ग के प्रत्येक भुजा का मान स्मॉल ए माने हैं, तो वर्ग का परिमाप कितना हो जाएगा? भुजा गुण 4 गुने भुजा होता है, तो 4 गुने ए, यह वर्ग का परिमाप। और वर्ग के परिमाप के 8वें हिस्से यानी बट्टा 8 के बराबर है। देख लीजिए, हम लोग क्वेश्चन के पहले लाइन का केवल काम किए हैं। एक घन के किनारों के लंबाई का योग वर्ग के परिमाप के 8वें हिस्से के बराबर। किनारों के लंबाई का योग वर्ग के परिमाप के 8वें हिस्से के बराबर। इसको थोड़ा सा हम लोग सोल्व कर लेते हैं। 4 से काटेंगे तो 4 दूना 8, बट्टा वाला 2 इधर आ जाएगा, तो गुना में 12 दूना 24 गुना कैपिटल ए। कैपिटल ए से घन का किनारा, भुजा की लंबाई को दर्शाया गया है। बराबर कितना हो जाएगा? इधर ए, 2 तो इधर भाग में था, इधर आएगा तो गुना में, तो ए का वैल्यू आपका इतना आ गया। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की अगली पंक्ति में। आगे क्या बोला है? घन के आयतन का अंकीय मान, यानी घन का आयतन वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर। तो घन का आयतन अब आप निकालिए। घन का आयतन क्या होता है? भुजा क्यूब होता है। तो भुजा कितना लिए हैं? घन का भुजा या किनारा एक ही चीज होता है। तो घन का प्रत्येक भुजा हम लोग कैपिटल ए लिए थे, तो घन का आयतन ए क्यूब हो जाएगा। वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर, तो वर्ग का प्रत्येक भुजा स्मॉल ए लिए थे, तो वर्ग का क्षेत्रफल ए स्क्वायर हो जाएगा। यह दोनों आपस में बराबर है, ऐसा क्वेश्चन में बोल रखा है। क्वेश्चन के सेकेंड लाइन में यही बोला है कि घन का आयतन, इस पार्ट को आप देखिएगा, घन का आयतन वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर। अंकीय मान मतलब उसका जो वैल्यू है वह इसके क्षेत्रफल के बराबर है। इसको थोड़ा अब हम लोग सोल्व करते हैं। हमें क्या निकालना है? घन के कोर की लंबाई, यानी कैपिटल ए का वैल्यू निकालना है। घर के कोर की लंबाई, घन के कोर यानी घन के भुजा की लंबाई, किनारा की लंबाई सब एक ही चीज होता है। तो कैपिटल ए का वैल्यू निकालना है। ओके, तो हम ऐसा करते हैं। देखिए, ए क्यूब के स्थान पर तो आप ए क्यूब ही रहने दीजिए, या फिर ए क्यूब के स्थान पर ए गुने ए स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ए क्यूब हो जाएगा। ए क्यूब के लिए ए गुने ए स्क्वायर लिखा जा सकता है ना? हाँ सर, बिल्कुल लिखा जा सकता है। बराबर स्मॉल ए के बदले में क्या लिख सकते हैं आप? 24 ए लिख सकते हैं। स्मॉल ए के बदले में 24 गुने कैपिटल ए। तो स्मॉल ए का स्क्वायर है, इसका मतलब 24 ए गुना 24 ए, ये तो लिखिएगा ना आप, 24 ए गुना 24 ए। चूंकि ए स्क्वायर, तो ए के जगह 24 ए, आप ए के जगह क्या लिखोगे? 24 ए, तो ए स्क्वायर मतलब 24 ए गुना 24 ए। अब सोल्व कर लीजिए आप इसको, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए, ए गुना ए से आपका ए स्क्वायर कैंसिल हो गया,
ठीक है। a गुना a से a स्क्वायर कैंसिल, इधर क्या बचा, a बचा, बराबर 24 गुने 24 कितना हो जाएगा 576। तो a का वैल्यू आपका 576 आ गया। और a क्या माने थे, कैपिटल A क्या माने थे, कैपिटल A माने थे घन के प्रत्येक कोर का लंबाई प्रत्येक किनारा का लंबाई। तो हमारा आंसर हो जाएगा 576, चूंकि जो a का वैल्यू आया है वही हमें इस क्वेश्चन में निकालना था। चलिए आगे, अगला क्वेश्चन है आपका, 3 माह के लिए 1080 रुपये के निवेश करने पर 27 रुपये ब्याज प्राप्त हुआ, तो सालाना साधारण ब्याज की दर क्या था। देखिए यहाँ बोला गया था कि 3 महीना में 1080 रुपया का 27 रुपया ब्याज, तो 3 महीना का ब्याज 27 रुपये है ना, तो आप 1 साल का ब्याज निकालिए कि कितना होगा। तो 3 महीना का ब्याज 27, तो 3 चौके 12, 1 साल हो जाएगा। 3 चौके 12 महीने का ब्याज 27 चौके कितना हो जाएगा 108 रुपये। तो 1 साल का ब्याज हमारा निकल गया 108। 3 महीने का ब्याज आपका 27 रुपये है ना, तो 1 वर्ष में इसको कन्वर्ट करेंगे तो 4 गुना करना पड़ेगा। 3 चौके 12 महीने का ब्याज कितना हो जाएगा 27 चौके 108। तो 108 रुपया आपका ब्याज हो गया कितना का, 108 रुपया ब्याज हो गया 1 साल का। तो 108 रुपया जो है वह कितना प्रतिशत है मूलधन का, निकाल लीजिए, रेट निकल जाएगा। तो 108 रुपया ब्याज है कितना का, 1080 रुपये का। इतना जो ब्याज है वह इसी धन का है ना, प्रतिशत में कितना गुना कर लेंगे हम 100 से, रेट हमारा निकल जाएगा। चूंकि 1 साल का जो ब्याज होता है ना वह आपका रेट ही होता है। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, इससे इसको काट लीजिए, आंसर क्या हो जाएगा आपका 10%, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप चाहे तो मूलधन गुने समय गुने दर बट्टा 100 भी कर सकते थे इस क्वेश्चन के लिए, लेकिन सबसे सिंपल मेथड यही है, आप इसी का उपयोग करिए। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। बोला है कि एक फुटबॉल टूर्नामेंट में रियल मैड्रिड ने 33 गोल किए। ठीक है, कोई एक टीम है रियल मैड्रिड जो कितना गोल किया है, 33 गोल किया है, और 22 गोल छोड़ दिया है। देखिए छोड़ा कितना गोल है, 22 गोल छोड़ दिया है। बोला है प्रत्येक खिलाड़ी ने औसतन कितने गोल छोड़े। कितना गोल किया है नहीं पूछा है, कितना गोल छोड़ा है। तो देख लीजिए कितना गोल किया है, इसको मत देखिए आप, किसको देखिए कितना गोल छोड़ा है। तो कुल मिला के 22 गोल छोड़ा है। ध्यान से क्वेश्चन को समझिएगा, प्रत्येक खिलाड़ी ने औसतन कितना गोल छोड़ा यह बताना है। तो गोल किया है 33, लेकिन छोड़ा कितना है, 22 गोल छोड़ा है ना। तो 22 गोल छोड़ा है, तो औसत कितना गोल छोड़ेगा। तो प्रत्येक फुटबॉल टीम में खिलाड़ियों का संख्या कितना होता है 11, तो 22 गोल छोड़ा है 11 खिलाड़ी मिलके, तो 22/11 करिए, मतलब कि प्रत्येक खिलाड़ी जो है वो औसतन कितना गोल छोड़ा होगा, 2 गोल छोड़ा होगा। कुल 22 गोल छोड़ा गया कितने खिलाड़ियों के द्वारा, 11 खिलाड़ियों के द्वारा, तो औसतन कितना गोल छोड़ा गया होगा, 2 गोल छोड़ा गया होगा। वैसे भी औसत बराबर सम ऑफ डाटा बटा नंबर ऑफ डाटा होता है, आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। तो कुल आंकड़ों का योग कितना हो गया 22 और आंकड़ों का संख्या 11। आंसर इस तरह से आपका आ गया 2। अगला देख लीजिए क्या है। अखिल ने 13,500 रुपये एफडी में निवेश किया। यह तो मूलधन हो गया, इतना रुपया निवेश किया है एफडी में। अब आगे, परिपक्वता होने पर उसे कुल कितनी राशि प्राप्त होगी। यदि वह धनराशि 6 महीनों के लिए, टाइम देखिए कितना दे रखा है, टाइम इस क्वेश्चन में आपका दिया है 6 महीना। ठीक है, 6 महीना के लिए जो है ना, 6 महीनों के लिए 20% वार्षिक, रेट दे रखा है आपका 20%, 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के दर से निवेश किया। आगे एक चीज और जोड़ा है क्वेश्चन में, ब्याज तिमाही संयोजित हो। ब्याज का संयोजन देख लीजिए क्या है, तिमाही है। इस बात पे आप ध्यान दीजिएगा कि जब भी ब्याज का संयोजन तिमाही हो तो सबसे पहले उसको वार्षिक में कन्वर्ट करिएगा। यानी तिमाही के डाटा को पहले आप क्या करिएगा, वार्षिक में कन्वर्ट करिएगा, तब क्वेश्चन को सोल्व करिएगा। 6 माही के डाटा को पहले वार्षिक में कन्वर्ट करिएगा, फिर क्वेश्चन को सोल्व करिएगा। तो तरीका क्या है देख लीजिए, तिमाही बोला है ना, तो आप सोचिएगा कि 1 साल में कितना तिमाही होता है। तो 1 साल में कुल मिला के 4 तिमाही होता है। 1 साल यानी 12/3, 4 तिमाही हो जाएगा। 1 साल में कितना छमाही, 12/6, 2 छमाही हो जाएगा। तो 1 साल में कुल मिला के कितना तिमाही होगा, 4। तो आप क्या करिए ना कि टाइम में गुना कर लीजिए 4 से और रेट में भाग कर लीजिए 4 से। टाइम में 4 से गुना और रेट में 4 से भाग। इस तरीके से तिमाही का जो डाटा होगा वो आपका वार्षिक में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर छमाही का डाटा होता तो उसको वार्षिक में कन्वर्ट करने के लिए रेट में हम 2 से भाग करते और टाइम में 2 से गुना करते। ओके,
अब 6 गुने 4 तो 6 चौके 24 महीना है, तो क्या इसके लिए हम 2 वर्ष लिख सकते हैं? हाँ सर, लिखा जा सकता है। 24 वर्ष का मतलब तो 2 महीना ही, 24 महीना का मतलब 2 वर्ष ही होगा। 6 महीना गुने 4 यानी 24 महीना, 24 महीना मतलब 2 साल। और 20/4 कितना हो जाएगा? 5% हो जाएगा। क्लियर? 20/4 यानी कि 5%। तो अब टाइम आपका हो गया 2 वर्ष, रेट हो गया 5%। अब ध्यान से यहाँ पे समझिएगा, हमें क्या बताना है? परिपक्वता होने पर, परिपक्वता होने पर इसका मतलब है कि अमाउंट आपसे पूछा गया, मिश्रधन पूछा गया है कि धन जो है वह परिपक्व होने पर कितना हो जाएगा। कहने का मतलब मूलधन प्लस ब्याज को हमें बताना है, मिश्रधन बताना है। अब तरीका देख लीजिए क्या है। यहाँ से सबसे पहले इस 5% का वैल्यू निकालिए, तो 5% का वैल्यू 1/20 हो जाएगा। 5/100 करेंगे तो 1/20 हो जाएगा। अब इसका होल वैल्यू आप निकाल लीजिए, तो होल वैल्यू कैसे निकलता है? तो नीचे वाला को ऊपर वाला में जोड़ लीजिए, तो 20 और 1 21, नीचे में सेम रहेगा, तो 21/20 होल वैल्यू हो गया, जो कि आपको डाटा को देख के पता लग जाएगा। रेट 5% है तो 5% का मान 1/20 हो जाएगा। होल वैल्यू इसका 21/20 हो जाएगा। 1/20 होल वैल्यू जब भी निकालना हो, खास करके आपका सीआई या एसआई में, तो सीआई और एसआई के केस में धनराशि बढ़ता ही है, यहाँ वृद्धि ही होता है। तो होल वैल्यू हमेशा जोड़ के निकालिएगा, तो नीचे वाला को ऊपर वाला में जोड़कर ऊपर नीचे में सेम रहेगा, तो 21/20 हो गया। अब इसका उपयोग कैसे करना है? तो मूलधन जो भी है ना, मूलधन कितना है? 13,500 है। मूलधन कितना है? 13,500 है। हमें बताना है कि 2 साल बाद धन कितना हो जाएगा, तो इस होल वैल्यू का 2 बार सीधा गुना कर लीजिए बस। मूलधन से मिश्रधन निकालना होगा तो क्या करिएगा? जितना साल बाद पूछे ना होल वैल्यू का, उतना बार आप सीधा गुना कर लीजिएगा। जितना साल बाद पूछे होल वैल्यू का, उतना बार सीधा गुना कर लीजिएगा। 00 से 00 कैंसिल, 21 गुने 21, 441 गुने 135/4 करिएगा, तो इसका वैल्यू आपका 14,883.75 हो जाएगा। इसका कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग अपना आंसर निकालेंगे। अगर मान लीजिए कि इस क्वेश्चन में मिश्रधन दे दिया होता और मूलधन पूछा होता, तो हम होल वैल्यू का उल्टा गुना करते। 21/20 सीधा है, इसका उल्टा क्या हो जाएगा? 20/21 हो जाएगा। तो मिश्रधन में होल वैल्यू का 2 बार उल्टा गुना करते तो मूलधन के पास पहुंच जाते। मान लीजिए कि केस 3 साल का होता कि 3 साल में धनराशि हो जाएगा कितना, तो हम लोग होल वैल्यू का, जो यहाँ होल वैल्यू आप निकाले हैं, इसका 3 बार सीधा गुना कर लेते। 4 साल में कितना होल वैल्यू का 4 बार सीधा गुना कर लेते। 4 साल पहले कितना, यानी कि मूलधन पूछ देता मिश्रधन दे करके, तो फिर हम लोग उल्टा गुना कर लेते, और जितने साल का केस होता उतना बार उल्टा गुना कर लेते। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन आपका अलजेब्रा से है। यहाँ पे देख लीजिए क्या है, बोला है a² + b² + c² + 3 बराबर 2 × a + b + c है, तो a + b + c का मान क्या होगा? इस क्वेश्चन में देखिए तो a बराबर b बराबर c बराबर सब जगह एक वैल्यू रख के देखिए, तो क्या LHS बराबर RHS हो जाएगा? क्या LHS बराबर RHS ABC का वैल्यू 1 रखने पर होगा? आइए ट्राई करते हैं। 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 1, 1 2 और 1 3 और 3 6, इस तरफ वैल्यू कितना आ गया? 6। इधर देख लीजिए, ए बी सी के जगह 1, तो 1, 1 2, 1 3, 3 गुने 2 6, LHS बराबर RHS हो गया। जब ए बी और सी के स्थान पर आपने 1 रखा तो LHS बराबर क्या हो गया है? RHS। तो ए बी सी का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो आप a + b + c का मान बता दीजिए क्या होगा। जब प्रत्येक का वैल्यू 1 1 है तो a + b + c का मान 1 + 1 + 1 यानी कुल मिला के कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए कि इस तरीके से हम लोग नहीं सोच पाते और डाटा सेटिस्फाई नहीं किया होता, तब हम लोग देख लीजिए क्या करते हैं। जो भी डाटा आपका यहाँ पे दाहिनी ओर है ना, उसको आप बाईं ओर लेके आइए। जो भी डाटा आपका दाहिनी ओर है उसको क्या करिएगा? आप बाईं ओर लेके आइएगा। तो 2 गुना a यानी कि 2a, 2b, 2c, यही तो है ना। इस तरफ सबको इधर लाइए, तो a² + b² + c² + 3 है ना। 3 के लिए हम 1 + 1 + 1 तो लिख ही सकते हैं, 3 हो जाएगा। बराबर के दाईं ओर 2a है, बाईं ओर लाएंगे -2a हो जाएगा, -2b हो जाएगा और -2c हो जाएगा। देख लीजिए इस तरफ 2a + 2b + 2c, 2 से समय गुना होगा ना, और सबको इस तरफ लाएंगे तो सब माइनस में, 2a -2b -2c बराबर। इधर से सबको इस तरफ ले आए हैं, इधर कुछ नहीं बचा है, तो क्या बचा आपका? 0 बचा। अब गौर से देखिएगा इसको, देखिएगा यहाँ पे a² + 1 - 2a, इस तीनों के बदले हम लिख सकते हैं a - 1 का होल स्क्वायर। क्लियर?
पुनः देखिए ए स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2a, इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, a माइनस 1 का होल स्क्वायर। तोड़ के इसको देख लीजिएगा। उसी तरीके से बी स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2b, इस तीनों के लिए हम लिख सकते हैं b माइनस 1 का होल स्क्वायर। आगे देख लीजिए, फिर चिन्ह प्लस है तो प्लस, सी स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2c, तो इसके लिए क्या लिखेंगे हम, c माइनस 1 का होल स्क्वायर, और बराबर में 0 है तो क्या लिखेंगे हम, बराबर में 0 ही लिखेंगे। क्लियर। ए स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2a, इसके लिए a माइनस 1 का होल स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2b, इसके लिए b माइनस 1 का होल स्क्वायर, और उसी तरह से तीसरे के लिए हम c माइनस 1 का होल स्क्वायर लिखेंगे। अब गौर से एक बात समझिएगा, यहाँ पे जब इन सब के वर्गों का योग 0 है ना, इसका मतलब इसका भी वैल्यू 0 होगा, इसका भी वैल्यू 0 होगा, और इसका भी वैल्यू 0 होगा, प्रत्येक का वैल्यू 0 होगा, तभी तो इसके वर्गों का योग 0 है। तो यहाँ पे 0 लाने के लिए a के स्थान पर क्या लेना पड़ेगा, हमें 1 लेना पड़ेगा, तभी तो 1 में से 1 घटाएंगे 0, 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा, तो a का वैल्यू 1 हो गया। b का मान देख लीजिए क्या होगा, यहाँ 0 लाने के लिए b के स्थान पर 1 लेना पड़ेगा, तभी तो 1 में से 1 माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा। और उसी तरीके से c का वैल्यू बताइए क्या होगा, यहाँ पे 1 लेंगे तभी तो 1 माइनस 1 0 होगा, तो c का मान क्या होगा, 1 हो जाएगा। या फिर इनके वर्गों का योग 0 है, मतलब प्रत्येक का मान 0 होगा, तो a माइनस 1 के होल स्क्वायर का मान 0, तो a माइनस 1 बराबर क्या होगा, 0, चूंकि स्क्वायर हटाएंगे रूट, 0 का रूट करेंगे 0 रह जाएगा, तो a का मान क्या होगा, 1 होगा। तो इस तरह से भी करिएगा तो भी वही वैल्यू आएगा। अब a का, b का, c का प्रत्येक का वैल्यू 1 1 1 आया है, तो a प्लस b प्लस c का वैल्यू क्या होगा, 1 1 2 और 1 3, तो आंसर हमारा विकल्प डी हो जाएगा। तो इस तरीके से भी आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं जब आप डायरेक्ट अप्रोच नहीं लगाना चाहते हैं या क्वेश्चन में डायरेक्ट अप्रोच आपका नहीं लगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे क्या है, यह भी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है आपके सामने। बोला यह गया है कि x बराबर 7 माइनस 4 रूट 3 है, ठीक है। x का वैल्यू जो है वो आपका 7 माइनस 4 रूट 3 दे रखा है, ओके। तो हमें बताना है रूट x प्लस 1 बाई रूट x का वैल्यू क्या होगा। गौर से समझिएगा आप इसको, यहाँ पे x का वैल्यू आपका कितना दे रखा है, x का वैल्यू दे रखा है 7 माइनस 4 रूट 3, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं। x का वैल्यू आपका दे रखा है 7 माइनस 4 रूट 3, ओके। अब गौर से समझिएगा, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, हमें बताना है रूट x का मान। तो आइए रूट x का मान निकालते हैं। x का मान पता है, रूट x का मान निकालना है तो इसके ऊपर रूट लगा दीजिए। तो हम 7 माइनस 4 रूट 3 के ऊपर रूट लगा दिए, ठीक है। x का वैल्यू पता है, रूट x का वैल्यू निकालना है तो इसके ऊपर हम रूट लगा दिए। जैसे x का मान अगर 4 दिया गया है, रूट x का मान पूछ रहा है, तो हम इस तरफ क्या करेंगे, रूट लगा देंगे। रूट 4 का मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ पे भी हम लोग किए हैं कि x का मान तो आपका दे रखा है, x का मान कितना दे रखा है, x का मान दे रखा है 7 माइनस 4 रूट 3, हमें रूट x का मान चाहिए तो रूट इसके ऊपर लगा दिए। अब देखिए ऐसा जो व्यंजक होता है ना इस तरीके का, इसका वर्गमूल तभी निकलता है जब छोटका रूट के बाहर में दो। अब रूट लग गया तो इसका वर्गमूल निकालना पड़ेगा ना, तो ऐसे व्यंजक का वर्गमूल तभी निकलेगा जब छोटका रूट के बाहर में 2 रहेगा। यहाँ छोटका रूट के बाहर में 4 है, तो ऐसा करिए इसको ऐसे 2 भाग में, जैसे 4 है ना तो 4 के लिए 2 गुने 2 तो हम लिख सकते हैं। तो 7 माइनस 4 के जगह पे 2 लिखेंगे और 1 2 को रूट के भीतर ले जाएंगे, तो 2 रूट के भीतर जाएगा तो 4, 3 में गुना तो 4 3 12 हो जाएगा। यानी इस चीज़ के लिए हम इतना भी लिख सकते हैं। क्लियर। देखिए 4 के जगह 2 गुने 2, 1 2 को बाहर रखना है, 1 2 को रूट के भीतर, तो 2 रूट के भीतर जाएगा तो 4 हो जाएगा, और 4 3 12, 2 रूट 12 हो जाएगा। हम इसके लिए रूट 4 भी तो लिख सकते हैं 2 के बदले, तो रूट 4 गुना रूट 3 रूट 2 रूट 12, 1 2 आपका बाहर रह जाएगा। अब वर्गमूल निकालिए। अब ऐसे व्यंजक का वर्गमूल तभी निकलता है जब छोटका रूट के बाहर में 2, तो छोटका रूट के बाहर में 2 है। अब निकालिए वर्गमूल। वर्गमूल कैसे निकलेगा, तो गुना करने पर 12, जोड़ने पर 7, ऐसा 2 संख्या आपको सोचना है। ऐसे व्यंजक का वर्गमूल निकालने के लिए आपको 2 ऐसा संख्या सोचना है जिसको गुना करने पर 12 और जोड़ने पर 7 आ जाए। तो ऐसा संख्या 4 और 3 है, तो बड़का को पहले लिखिए, छोटका को बाद में लिखिए, और वर्गमूल निकाले हैं तो दोनों के ऊपर रूट लगाइए, इसके बीच में माइनस है तो माइनस लगाइए, यही इसका वर्गमूल हो जाएगा। तो रूट 4 का वैल्यू बोलिए क्या होगा, 2 होगा, माइनस रूट 3 है तो 2 माइनस रूट 3। अब 2 माइनस रूट 3 आपका किसका वैल्यू हो गया, रूट x का वैल्यू हो गया। क्लियर, ठीक है। रूट x का वैल्यू कितना निकालिए हम लोग, रूट x का वैल्यू हम लोग निकाली है 2 माइनस रूट 3, ओके। अब आगे देखिए, अब 1 बाई रूट x का वैल्यू आप बताइए क्या होगा, 1 बाई रूट x का। तो देखिए
रूट एक्स का मान इतना दिया गया है, इसका उल्टा 1/√x मतलब इसके उल्टा का मान क्या होगा, तो केवल बीच का चिन्ह बदल दीजिए, 2 + √3 हो जाएगा। ऐसे व्यंजक में यही मेथड आप अपनाइएगा। रूट एक्स का मान इतना है तो 1/√x का मान, तो केवल इसके बीच का चिन्ह बदल दीजिए। क्यों ऐसा करते हैं, देखिए 1/√x है ना, तो 1/√x के जगह 2 - √3 लिखिएगा। अब इसका परिमेयकरण करिएगा तो नीचे से ऊपर ले जाएंगे तो बीच का साइन चेंज हो जाएगा, बट्टा में वर्गों का अंतर होगा, तो 2 का वर्ग 4, √3 का वर्ग 3, 4 में से 3 माइनस करेंगे तो 1 ही रह जाएगा, वही रह जाता है, यानी बीच का चिन्ह बदल जाता है। तो केवल बीच का चिन्ह बदलिए, वही 1/√x का मान, तो √x का मान 2 - √3 और 1/√x का मान 2 + √3। अब यहाँ पे रख दीजिए, √x के जगह क्या रखिएगा, 2 - √3, आगे प्लस है तो प्लस, 1/√x के जगह केवल बीच का चिन्ह बदल दीजिए, 2 + √3। ऐसे व्यंजक में केवल बीच का चिन्ह बदलता है बस। इसको अब आप ऐड कर लीजिए, जोड़ना है तो ऐड कर लीजिए, √3 प्लस में माइनस में कैंसिल, 2 + 2 कितना हो जाएगा, 4। तो आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का विकल्प सी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, x⁻80 + x का पावर 40 + 5 को x⁸ + 1 से विभाजित करने पर शेष क्या होगा। देखिए हमें कितना से विभाजित करना है, x⁸ + 1 से, तो जितना से भाग देना है उतना बराबर 0 लिखिए। यहाँ से x⁸ का वैल्यू निकालिए, कितना आएगा, -1 आएगा। ठीक है, जितना से भी इसमें भाग करके शेष निकालना है, जितना से भी विभाजित करना है उतना बराबर 0 लिखिए। यहाँ से देखिए x⁸ का मान कितना आया, -1, इसको इसमें पुट कर लीजिए, शेष निकल जाएगा। अब पुट कैसे करें, देखिए सबसे पहले x का पावर 80 है ना, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, x⁸ और इसका होल पावर 10, 10 × 8 = 80 हो जाएगा। पावर के ऊपर पावर, ब्रैकेट लगा है तो पावर का आपस में गुना। 8 के रूप में ही क्यों तोड़े हैं, क्योंकि x⁸ का वैल्यू हमें पता है, तो जिसका वैल्यू हमें पता होगा क्वेश्चन को, तो हम लोग उसी फॉर्म में तोड़ेंगे, तभी तो वैल्यू पुट कर सकते हैं ना। तो 80 के लिए 8 का पावर 10 कर दिए, प्लस 40 के लिए क्या करेंगे, x का पावर 8 और होल पावर 5 करेंगे, 8 × 5 = 40, पावर के ऊपर पावर, ब्रैकेट लगा है तो पावर का आपस में गुना, प्लस 5 है तो प्लस 5 करिए। अब आप वैल्यू पुट कर लीजिए, देखिए x⁸ के जगह क्या रखिएगा, -1, तो यहाँ -1 का पावर कितना हो जाएगा, 10, प्लस x⁸ के स्थान पर -1, तो यहाँ -1 का पावर कितना हो जाएगा, 5, प्लस 5 है तो प्लस 5 को रहने दीजिए। -1 का पावर, किसी भी नेगेटिव संख्या का पावर, खास तौर से -1 का पावर अगर कोई इवेन नंबर हो यानी सम संख्या हो ना, तो वैल्यू प्लस में आता है, लेकिन अगर -1 का पावर कोई भी ऑड नंबर हो यानी विषम संख्या हो तो वैल्यू आपका नेगेटिव ही आता है। तो यहाँ -1 का पावर सम संख्या है तो वैल्यू +1 होगा, -1 का पावर विषम संख्या है तो -1 रह जाएगा, प्लस -1 तो -1, प्लस कितना, 5, या +1 -1 कैंसिल हो गया, क्या बचा, 5। तो हमारा आंसर इस क्वेश्चन का आपका हो जाएगा 5। जितना से भी भाग करना हो ना, विभाजित करना हो, उतना बराबर 0 रखेंगे और वहाँ से जो x का वैल्यू आएगा उसको इसमें पुट करेंगे तो हमारा आंसर निकल जाएगा, मतलब कि शेषफल निकल जाएगा। आगे बढ़िए, अगला देखिए क्वेश्चन क्या है, 28 मीटर व्यास, अच्छा व्यास देख लीजिए 28 मीटर है, तो क्या आप त्रिज्या बता सकते हैं क्या होगा। हाँ सर, त्रिज्या तो 14 मीटर होगा, क्योंकि त्रिज्या जो होता है ना वह व्यास का आधा होता है। एक वृत्ताकार मैदान को समतल करने का लागत क्या होगा, यदि शुल्क 125 रुपये प्रति वर्ग मीटर है, प्रति वर्ग मीटर यानी कि क्षेत्रफल में 125 रुपये प्रति वर्ग मीटर है, तो कुल लागत क्या होगा। कुल लागत कैसे निकालेंगे, तो पहले क्षेत्रफल निकालिए, तो इस वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई यानी कि 22/7, r², तो r के जगह 14, तो 14 × 14 पाई r² हो गया। ठीक है, इससे क्या निकल जाएगा, इस वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल। अब इस क्षेत्रफल में 1 वर्ग मीटर के लागत से गुना कर लीजिएगा तो कुल लागत निकल जाएगा। क्षेत्रफल तो निकल जाएगा ना कि कितना वर्ग मीटर होगा, जो भी होगा। अब इसमें 1 वर्ग मीटर के लागत से गुना कर लीजिएगा तो कुल लागत निकल जाएगा। जब आप इसको सोल्व करिएगा, 7 दूना 14, 125 × 14 × 2 × 22 करिएगा तो 77,000 आपका आंसर हो जाएगा। सबसे पहले क्षेत्रफल निकालेंगे और क्षेत्रफल में 1 वर्ग मीटर के लागत से गुना करेंगे तो कुल लागत हमारा निकल जाएगा। ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे देखिए, इस क्वेश्चन को पहले आप ध्यान से समझिएगा। देखिए बोला क्या गया, पहले इस थ्योरम को आप समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए कि यह हमारा एक सर्किल है, ओके, और यह सर्किल का कोई जीवा है। इस जीवा को हम आगे बढ़ा दिए हैं, इस जीवा को हम क्या किए हैं, आगे बढ़ा दिए हैं और स्पर्श रेखा के साथ मिला दिए हैं।
समझिएगा इन चीज़ों को अच्छी तरह से। जैसे जीवा है इस वृत्त में ए बी, ओके, ए बी क्या है, वृत्त का जीवा है। इसी जीवा को हम आगे बढ़ाएं और जो स्पर्श रेखा है उसको आगे बढ़ाएं तो इस बिंदु पर आकर के मिल गया, मान लेते हैं कि ई पर आकर के मिल गया, ठीक है। या इसको हम मान लेते हैं, यहाँ पे पी पे स्पर्श किया और इसको हम मान लेते हैं टी, ओके। चलिए टी टेंजेंट है, स्पर्श रेखा है टी मान लिए। स्पर्श रेखा उसको बोलते हैं जो वृत्त को बाहर से स्पर्श करता है, वह स्पर्श रेखा कहलाता है। अब जब भी ऐसा केस हो कि एक जीवा और एक स्पर्श रेखा बाह्य रूप से मिले, अब एक जीवा और एक स्पर्श रेखा कभी आंतरिक रूप से तो नहीं मिलेगा, वह बाह्य रूप से ही मिलेगा, चूंकि स्पर्श रेखा हमेशा बाहर में रहता है। उस केस में क्या होता है कि बड़का गुने छोटका, बड़का कहने का मतलब जीवा का पूरा यहां से लेकर के यहां तक का पार्ट, तो क्या होगा ए टी, बड़का गुने छोटका, छोटका कहने का मतलब अंदर वाला नहीं लेना है, बाहर वाला, क्या हो जाएगा बी टी। तो ए टी गुने बी टी बराबर टेंजेंट का स्क्वायर होता है, यानी टीपी का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। यही आपका थ्योरम है। जब भी एक जीवा और एक स्पर्श रेखा बाह्य रूप से मिलती है उस केस में बड़का गुने छोटका बराबर बड़का गुने छोटका, या बड़का गुने छोटका बराबर टेंजेंट का स्क्वायर यानी कि स्पर्श रेखा का स्क्वायर। यहाँ तो बड़का छोटका सब यही है, तो इसी को 2 बार गुना करेंगे तो इसको 2 बार गुना करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो सेम थ्योरम आप यहाँ पे लागू करिए। बड़का इसमें कहाँ से कहाँ तक होगा, तो बड़का ए से लेकर के डी तक होगा, तो बड़का हो जाएगा मतलब कि ए डी, बड़का गुने छोटका देख लीजिए क्या होगा, छोटका आपका बी से लेकर के कहाँ तक होगा, डी तक होगा, तो बी डी, ए डी गुने बी डी बराबर स्पर्श रेखा क्या है आपका डी है, तो डी का स्क्वायर हो जाएगा। बड़का गुने छोटका बराबर स्पर्श रेखा का स्क्वायर। अब वैल्यू देखते हैं कि किसका किसका हमें पता है। बड़का मतलब ए से डी तक, छोटका यानी कि बाहर वाला बराबर टेंजेंट का स्क्वायर यानी कि डी का क्या हो जाएगा, आपका स्क्वायर हो जाएगा। अब आइए क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, देखते हैं किसका वैल्यू हमें पता है। बोला है ए बी का मान 10 है, ए से लेकर के बी तक का मान कितना दे रखा है, 10 दे रखा है। इसके अलावा डी का मान 12 है, डी से लेकर के ई तक का मान कितना है, 12 है आपका। बी डी का मान क्या होगा, बी डी का लंबाई नहीं पता है, इसको हम x मान लिए, ओके। बी डी का लंबाई नहीं पता है, क्या मान लिए, x मान लिए। अब वैल्यू पुट करिए ए डी, तो ए से लेकर के डी तक का वैल्यू देखिए 10 प्लस x हो जाएगा, तो ए डी का वैल्यू कितना 10 प्लस x हो जाएगा। क्योंकि आप देख रहे होंगे कि जो 10 है वह ए से लेकर के बी तक का ही मान है ना, ए बी का मान है 10, तो हमें ए डी का मान चाहिए, तो यह 10 और यह x गुना बी डी का मान बताइए क्या होगा, बी डी, बी से लेकर के डी तक का वैल्यू कितना माने है x, इसी x का तो मान भी निकालना है, डी ई स्क्वायर, तो डी का मान 12 है तो 12 का स्क्वायर, ठीक है। अब आगे यहाँ से जब आप इसको सोल्व करिएगा, गौर से देखिए, जब आप इसको सोल्व करिएगा तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनाना चाहते हैं, द्विघात समीकरण नहीं बनाना चाहते हैं, हम ऑप्शन से यहाँ से सोल्व कर लेंगे। 12 का स्क्वायर मतलब कितना है, यह 144 है। तो हम लोग सोचेंगे कि x के स्थान पर क्या रखे कि इसका गुणनफल 144 हो जाएगा, तो विकल्प से रख के देखिए, 8 रख के देखिए तो कितना हो जाएगा, 10 और 8 18, 10 और 8 18 गुने x के जगह 8, तो 18 गुने 8 144, मतलब LHS बराबर RHS आ गया। बाकी 9 रख के देखिए, 10 और 9 19, 19 गुने 9 171, मतलब 144 के बराबर नहीं आया। 7 रंगे 10 7 17, 17 गुने 7 है ना, 17 गुने 7, तो यह भी आपका 144 के बराबर नहीं आया। अगर हम 8 रखते हैं उस केस में LHS बराबर आपका RHS आ जाता है। तो आंसर हम लोग ऑप्शन की मदद से ही चुन लेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है, x बराबर a इंटू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और y बराबर b इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है। तो बोला है x स्क्वायर बट्टा a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बट्टा b स्क्वायर का मान निकालिए। देखिए हम लोग क्या करेंगे ना कि खुद से थीटा का वैल्यू कुछ भी ले लेंगे और केवल साइन कॉस रहे तो 0 या 90 लीजिएगा। तो हम 90 लेते हैं, तो अगर साइन 90 अगर 90 लेते हैं, जहां भी थीटा है सब जगह 90, तो साइन 90 का मान 1, यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगा 1, और कॉस 90 का मान 0, तो 1 प्लस 0 1 में से गुना करेंगे a, मतलब x का मान a ही रह जाएगा। उसी तरह से यहाँ भी थीटा के जगह 90, तो साइन 90 का मान 1, कॉस 90 का मान 0, 1 में से 0 माइनस करेंगे 1 में b से गुना करेंगे b, तो y का मान b रह जाएगा। हमने क्या किया, यहाँ पे थीटा के स्थान पर 90 डिग्री रखे, तो जब थीटा के स्थान पर 90 डिग्री लीजिएगा तो साइन 90 का मान 1 होता है, कॉस 90 0, 1 में 0 ऐड करेंगे 1 गुना a यानी कि a, तो x का मान कितना रह गया, 1 रह गया, a रह गया, और y का मान कितना b। अब x स्क्वायर के जगह x के जगह क्या ले लीजिएगा आप, a, तो x स्क्वायर का मान a स्क्वायर हो जाएगा बट्टा a स्क्वायर तो है पहले से ही, प्लस y का मान क्या निकला है b,
वाई स्क्वायर तो बी स्क्वायर हो जाएगा बट्टा बी स्क्वायर है। इससे इसको काटिए 1 टाइम्स कटेगा, इससे इसको काटिए 1 टाइम्स कटेगा, 1 + 1 कितना हो जाएगा 2। तो हमारा आंसर डायरेक्टली निकल गया कितना 2। तो एक तो तरीका यह है। दूसरा तरीका देख लीजिए क्या है आपका कि a इधर गुणा में इधर आएगा तो भाग में, तो x बट्टा a का वैल्यू देख लीजिए क्या होगा। x बट्टा a का वैल्यू आपका हो जाएगा, x बट्टा a का वैल्यू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ये तो होगा ना, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, यह x बट्टा a का मान होगा। ओके, और y बट्टा b का यहाँ से मान निकालिए, y बट्टा b का मान बताइए क्या होगा। b इधर गुणा में इधर आएगा तो भाग में, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यही तो होगा ना, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। चलिए, तो x बट्टा a का मान आप निकाल लिए हैं, x बट्टा a का मान निकाल लिए हैं, y बट्टा b का मान निकाली हैं, दोनों निकाल लिए हैं। अब यह है x स्क्वायर बट्टा a स्क्वायर, इसका मतलब कि x बट्टा a का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना, x स्क्वायर बट्टा a स्क्वायर मतलब x बट्टा a का होल स्क्वायर, और y स्क्वायर b स्क्वायर यानी कि y बट्टा b का होल स्क्वायर। अब x बट्टा a का मान, तो x बट्टा a का मान साइन थीटा प्लस क्या रखिएगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा रखिएगा। ओके, x बट्टा a का मान साइन थीटा प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर। y बट्टा b का मान क्या रखिएगा, साइन थीटा, अच्छा यहाँ पे माइनस था ना, यहाँ पे माइनस था, तो क्या रखिएगा आप, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। y बट्टा b के स्थान पर क्या रखोगे आप, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा y बट्टा b के स्थान पर, आगे स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब इसको अलजेब्रिक फॉर्मूला पे तोड़िए, देखिए a प्लस b का होल स्क्वायर में a माइनस b के होल स्क्वायर को ऐड करेंगे ना, तो यह हो जाता है आपका 2 इंटू a स्क्वायर, तो a की जगह साइन स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा, इतना ही होता है। जब भी a प्लस बी के होल स्क्वायर में a माइनस बी के होल स्क्वायर को ऐड करेंगे तो बचता है 2 इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो इसमें इसको a माने इसको b माने, तो a प्लस बी के होल स्क्वायर में से a माइनस बी के होल स्क्वायर को जोड़ेंगे तो 2 इंटू a स्क्वायर मतलब साइन b स्क्वायर यानी कि कॉस, यही बचेगा। अब 2 के जगह 2 लिखिए इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो 2 गुणे 1 यानी आंसर आपका क्या आ जाएगा, 2 ही आ जाएगा। आप चाहे तो इस पूरे को फॉर्मूला पे तोड़ सकते हैं, तो साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा 2ab में, और इसमें माइनस 2 इंटू साइन थीटा कॉस थीटा, उससे तो वह कट जाएगा ना, तो साइन इधर एक साइन इधर 2 साइन स्क्वायर थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा यानी 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, फाइनली आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो इस तरीके से आज का सेट आपका कंप्लीट हुआ। वापस मुलाकात होगी अगले दिन फिर से एक नए सेट के साथ। थैंक यू, जय हिंद।